Hello students, I am an SST teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter first. चैप्टर फर्स्ट वो क्या था, संसाधन एवं विकास। इसमें हमने इसके की पॉइंट्स में हमने क्या क्या चीज़ें जो पढ़ ली थी। इसमें क्या इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था चैप्टर का। संसाधनों के प्रकार ये हो गए थे, संसाधनों का विकास ये हो गए थे, ये संसाधनों का नियोजन ये भी हो गया था। इससे आगे भू संसाधन ये क्या है, ये भी हो गए थे। भू उपयोग ये हम पढ़ रहे थे, और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय ये हम पढ़ेंगे आज। और बाकी जो टॉपिक पढ़ गए वो आज या फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे भू संसाधन। भू संसाधन भी हमने पढ़ लिया था। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण, इससे क्या है कि आपको नाम से पता चल जाता है भूमि का क्या है, निम्न या नीचा होना या फिर उसमें उत्पाद। भूमि नीचा होने का मतलब, निम्न का मतलब क्या हो गया, कुछ न कुछ उसमें कमी आना भूमि के अंदर, तो वो हो जाता है भूमि निम्नीकरण। और संरक्षण उपाय मतलब कि और उसके संरक्षण मतलब उसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो ये है आज का ये जो टॉपिक है वो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो इसमें हम देखते हैं, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ियां भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम हमारे जो माता पिता या उनके माता पिता जो क्या हैं वो भी करते आए हैं, और हमारे भी आगे जो बच्चे होंगे ये वो भी इसका उपयोग करेंगे। तो ये क्या है कि भूमि का उपयोग करेंगे हम। भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95%, भोजन, मकान और कपड़ा इसका क्या है 95% क्या करते हैं, भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। ये जो बेसिक आवश्यकताएं हैं हमारी उसका 95% भाग हम भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो अब भूमि का क्या है, मानव कोई क्रियाकलाप कर रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है। जैसे भूमि का निम्नीकरण होने के जो मेन क्या कारण हो सकते हैं, जैसे खनन कर रहा है तो वहाँ से क्या है कि उससे भी क्या है भूमि का निम्नीकरण होता है, क्योंकि वहाँ से क्या है खनन करेगा तो वहाँ से क्या है पेड़ पौधे हट जाएंगे, वन वगैरह हैं उनको हटा के फिर उनका खनन करते हैं पहाड़ों से या जहाँ भी खनिज भंडार है वहाँ से। तो उससे क्या है, उससे भी मृदा का क्या होता है निम्नीकरण होता है। फिर क्या है कि दूसरा ये भी एक कारण होता है कि अति पशुचारण से भी ज़्यादा पशुचारण होने से क्या हो जाता है कि वो भूमि क्या है उसमें, जैसे राजस्थान में हम जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि अतिचारण के कारण क्या है भूमि निम्नीकरण हुआ है। अतिचारण से कैसे हो जाता है, जैसे अब हमने जैसे फसल या कोई घास बो रखी है तो वहाँ से क्या है कि वो सारी घास खा जाती है, जो भी गाय वगैरह होती हैं, ये पशु जो भी पशु होते हैं, फिर उसका क्या धीरे धीरे अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है, वायु से अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक घास रहेगी तब तक तो मिट्टी वहाँ पे टिकी रहेगी, लेकिन क्या है जैसे ही वो घास वहाँ से गई तो फिर क्या है कि वहाँ से क्या है वायु से मृदा का अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में ये मेन समस्या रहती है। अब इधर हरियाणा में हम देखते हैं, हरियाणा पंजाब इसमें क्या अधिक सिंचाई से, अब कई जगह आपने देखा होगा कि सेम आ गई, या फिर भूमि के ऊपर आप कहीं जाते हुए देखा होगा कि जो सोरा जो अपन बोलते हैं देसी भाषा में भी सोरा आ गया, सफ़ेद जो सोरा उसमें वो क्या होती है लवणीयता और क्षारीयता की समस्या हो जाती है उससे। तो ये क्या है भूमि निम्नीकरण के कई कारण होते हैं। ये क्या है मानव कार्यकलापों द्वारा हो रहा है ये, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई हम ही कर रहे हैं तो उससे क्या है कि भूमि का क्षय हो रहा है। बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है।
इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितनी भूमि निम्नीकृत है? 13 करोड़ भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। आगे हम चलते हैं। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। जो इसका जो 13 करोड़ का जो है 28% वो तो क्या है? वनों के कानून का निम्नीकरण हुआ है। 56 जो प्रतिशत है 56 है वो क्या है? जल अपरदित है, जल के कारण, जल से अपरदन होने के कारण। और शेष क्षेत्र लवणीयता और क्षारीय है। ये आपको हमने अभी बताया है। कुछ क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या है कि जहाँ से खनन करते हैं वहाँ पे क्या है कि सीधी खाइयाँ हैं या मलबा है, उसको क्या है खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, अब इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं? खनन हमारे ज़्यादा जो भारत का जो खनन होता है वो कहाँ होता है ज़्यादा? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। कहाँ का बना है ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ कौन से जो राज्य हैं वो खनन के कारण भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। तो वो कौन से राज्य हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये क्या है? खनन के कारण भूमि निम्नीकरण का कारण बने। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। अति पशुचारण के कारण कहाँ निम्नीकरण, कौन से राज्य निम्नीकरण में आते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब आप नक्शे में ये आपको यदि मानचित्र है वो ढंग से यदि आपने पढ़ा है तो फिर आपको क्या है, आपको एक इमेज आपके माइंड में रहते हैं कि हाँ राजस्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए राज्य हैं। जैसे झारखंड है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, और मध्य इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा भी से जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण ये वो जो क्षेत्र है वो आ रहा है। ये राज्य, इन राज्यों के नाम आ रहे हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे से लिंक है। इसी प्रकार से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी एक दूसरे से लिंक है। इस प्रकार से ये इन राज्यों में ये समस्या आ रही है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा ये भी एक साथ में जुड़े हुए हैं। इनमें क्या अलग प्रकार की समस्या आ रही है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण, ये भी हमने आपको बताया अभी के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूना और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। अब क्या धूल विसर्जित होती है इन कारखानों या इन के उद्योगों के कारण, तो फिर क्या है वो धूल क्या है धीरे धीरे नीचे की तरफ पहले तो उड़ती है फिर नीचे बैठती है। तो नीचे बैठती है तो वो क्या है भूमि के छिद्रों को, जहाँ से भूमि के अंदर वायु और जल प्रवेश करता है तो वो छिद्र क्या है रुक जाते हैं, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। क्योंकि फिर भूमि को वो ह्यूमस और पूरा ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती है इसके कारण। तो इसके कारण जलकरण बढ़ जाते हैं। चूना पत्थर को पीसना, सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जिसके कारण भूमि पर जम जाती है। तो मृदा जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, उसमें क्या है जल नहीं सोख सकती वो मृदा। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास
से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ। अब उद्योगों से भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ जो बचा हुआ जो पदार्थ होता है जो कोई काम का नहीं है, वो क्या है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। जैसे हाल ही में यदि अपन एग्जाम्पल लें तो गंगा नदी में बहुत सी फैक्ट्रियों का जो पानी है वो सीधा गंगा नदी में आता है। इसके कारण गंगा नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। कई आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी कि सीधा फैक्ट्रियों से गंगा नदी के अंदर जो काला पानी है वो सीधा जाता है। तो इससे क्या है कि जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब इनके क्या है कि इनके कारण जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने के कई तरीके हैं। जैसे वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन। अब वनारोपण भी ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा के, पेड़ पौधे लगा के इनकी समस्याओं को रोका जा सकता है। और चारागाहों का उचित प्रबंध, मतलब कि चारागाहों को सीमित क्षेत्र में से सीमित कर दिया जाए कि हाँ इस क्षेत्र में चारागाहों के लिए ये है, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला का मतलब कि लाइन में पेड़ लगा के पशुचारण, जैसे रक्षक मेखला कौन सी होती है, जैसे एक खेत है उसके चारों तरफ अपने पेड़ ही पेड़ लगा दिए, जो अपन मेड़ बोलते हैं उसकी जगह क्या है, पेड़ लगा के उनकी मेड़ कर दी, तो वो क्या होगी, रक्षक मेखला, एक पंक्ति होगी पेड़ों की। पशुचारण नियंत्रण, पशुचारण पर क्या है, नियंत्रण करके। और रेतीले टिल्लों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, अब रेतीले टिल्ले वहाँ पे क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ ही लग सकती है, तो उनसे क्या है कि वायु के कारण मृदा का अपरदन नहीं होगा। उससे क्या है कि रेत इधर से उधर नहीं जाएगी, वहीं एक ही जगह पे रहेगी। जिसे कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। अब बंजर भूमि का उचित प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, अब जैसे कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वो क्या है कि अब वो उपजाऊ भूमि पे नहीं लगा के बंजर भूमि पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे एक भूमि बंजर भूमि है हमारे पास में, एक उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि है उस पर तो हम और भी जो फसलें हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन बंजर भूमि पे फसलें होंगी नहीं, तो वहाँ पे क्या है, उद्योग लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि वो बंजर भूमि काम में आ सकती है। ये हो जाएगा उसको उचित प्रबंध। खनन नियंत्रण, खनन खदान वो खाने हैं उन पर क्या है, नियंत्रण होना चाहिए गवर्नमेंट का। और औद्योगिक जल को परिष्करण करने के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब जो उद्योगों से जो जल निकल रहा है उसका परिष्करण करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो खेतों में काम में लिया जा सकता है उसको। उससे क्या है, फसलों को अच्छा जो जल का एक स्रोत मिल जाता है। उससे क्या है कि भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी कम हो जाएगा। अब मृदा संसाधन, अब मृदा के संसाधन कौन कौन से होते हैं, भी मृदा को किससे बनती है, तो अब मेनली तो ये किससे बनती है, भी बहुत सारे इसके क्या होते हैं, सहघटक होते हैं जिनसे मिलके ये बनती है। जैसे सेल हो गया, जलवायु, वनस्पति और अन्य जो जीव होते हैं उनसे मिलके क्या है कि मृदा का निर्माण होता है। तो हम इसमें अध्ययन करते हैं मृदा, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करता है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो क्या है, पौधों का विकास किसके माध्यम से होता है, मिट्टी, अच्छी मिट्टी है तो अच्छा विकास होगा, निम्न मिट्टी है तो वहाँ पे कम विकास होगा पौधों का। ये क्या है, पौधों को पोषण प्रदान करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। ये क्या है, जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने में लाखों वर्षों का टाइम लगता है। अब जैसे ये मृदा परिच्छेदिका का डायग्राम है वो आपको दिखा रखा है यहाँ पे। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच क्या है कि स्थिति होती है कि भूमि की जनक सेल अथवा सहस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा बनने के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, आपसे ये एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, उच्चावच,
चनक सेल अथवा सहस्त्र सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ हो जाएगी। और समय, क्योंकि इनके साथ में समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हो जाएगी, लेकिन क्या है समय नहीं होगा। अब इसमें ये अपन को बताया था कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब समय का अर्थ है बहुत सारा टाइम चाहिए इसको मृदा को बनने में, तो ये हो जाएंगे घटक। अब प्रकृति अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन और बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। ये क्या है, मृदा को बनाने में योगदान कौन कौन से देते हैं, ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या लिखोगे, तापमान भी, तापमान कितना, तापमान परिवर्तन होता है, बहते हुए जल की क्रिया, जल क्या है अपने साथ में निक्षेपों को लाता है और वो इकट्ठा करके वहाँ पे क्या है मृदा का निर्माण करता है। मृदा जैसे योगदान करता है, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कुछ रासायनिक और कुछ जैविक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा क्या है, जैव और अजैव दोनों से मिलके बनती है। ये डायग्राम 1.5 है, ये दिखाया गया है। ऊपरी संशस्त्र की मृदा, ये जो हरा जो दिखा रखा है, ये क्या है ऊपरी संशस्त्र, जो सबसे ऊपरी पर पट्टी होती है मृदा की। फिर नीचे इसके अंदर ये कलर से दिखा रखा है, ऑरेंज कलर से, उपमृदा, अपशिष्ट चट्टानें, बालू, सिल्ट व मृत्तिका। अब तीसरा जो संशस्त्र है वो किसका है, अधस्तरीय अपशिष्ट आधारित चट्टानें। ये क्या है, अपक्षय रहित आधारित चट्टानें, चट्टानों से ये इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब क्या है, मृदा का वर्गीकरण है, वो हम क्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।